हर समय चेहरे पर होती थी मुस्कान, हौसला था फौलादी, बेमिसाल था अंदाज, मिजाज से थे कवि, हाजिर जवाबी से विरोधियों को करते थे चित। अपने भाषणों से जनता में जोश भरने का आता था जिसे हुनर। ऐसी ही दमदार शख्सियत के मालिक थे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें देश की सेवा का 3 बार मौका मिला। कहने को वो बीजेपी के बड़े और कद्दावर नेता थे, लेकिन उनकी आत्मा संघ से जुड़ी थी। आमतौर पर लोग उन्हें एक शानदार नेता के तौर पर ही जानते हैं, लेकिन हम आज आपको उनसे जुड़े कुछ ऐसे किस्से और कहानियां बताएंगे जो शायद सब नहीं जानते। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 सितंबर 1924 को ग्वालियर में एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता कवि और स्कूल मास्टर थे। वाजपेयी की शुरुआती पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर और आगे की पढ़ाई ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में हुई। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी उनके खास विषय थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि अटल बिहारी ने लॉ की पढ़ाई अपने पिता के साथ कानपुर के डीएवी कॉलेज में की थी। पिता पुत्र दोनों एक ही हॉस्टल के एक ही कमरे में रहते थे और मिलकर पढ़ाई करते थे। युवावस्था में अटल जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 23 दिनों तक जेल में रहे। यहीं से अटल जी की राजनीतिक पारी शुरू हुई। लॉ स्कूल से निकलने के बाद 1950 में उन्होंने आरएसएस की सदस्यता ले ली और उनकी मैगजीन से जुड़ गए। 1951 में आरएसएस के सहयोग से भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन हुआ तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ साथ वाजपेयी की भूमिका भी अहम रही। ये पार्टी दक्षिणपंथी विचारधारा पर काम कर रही थी। 1952 में उन्होंने पहली बार लखनऊ से चुनाव लड़ा, लेकिन असफल रहे और जनसंघ ने देश भर में सिर्फ 3 सीट जीती थी। फिर 1997 में जनसंघ ने उन्हें 3 लोकसभा सीट लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर से चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन कामयाबी सिर्फ बलरामपुर में मिली। लखनऊ में वो हार गए और मथुरा में जमानत जब्त हो गई। जनसंघ ने 4 सीटें जीती। 1962 में वो फिर लखनऊ सीट से चुनाव मैदान में उतरे और इस बार भी उन्हें हार का स्वाद चखना पड़ा, लेकिन राज्यसभा सदस्य चुन लिए गए। फिर 1967 में ही उपचुनाव हुआ तो जीतकर सांसद बने। 1967 में ही जनसंघ ने पहली बार 35 लोकसभा सीटें जीती थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु के बाद 1968 में वो जनसंघ के अध्यक्ष बनाए गए। अटल बिहारी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बहुत करीबी माने जाते थे। 1971 में ही जनसंघ ने 22 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन चुनाव विवादों में आ गया और मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी और मीसा कानून के तहत विपक्ष के नेताओं को जेल भेजा जाने लगा। इसमें जनसंघ के नेता भी जेल गए। आपातकाल के बाद 1977 में जब फिर से चुनाव हुआ तो विपक्ष ने संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिसमें छोटे बड़े सभी दल शामिल हो गए और जनता पार्टी की स्थापना हुई। चुनाव के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी। जनसंघ के कोटे से अटल जी को जगह मिली और वो विदेश मंत्री बनाए गए। जनता पार्टी में कई ऐसे नेता थे जिनके पास जनसंघ की भी सदस्यता थी, लिहाजा इंदिरा के फिर से सत्ता में आने के बाद जनता पार्टी में दोहरी सदस्यता का मुद्दा गरमाने लगा और संघ से जुड़े नेताओं ने खुद की पार्टी बनाने की ठानी और इस तरह 1980 में बीजेपी का गठन हुआ। जब बीजेपी का गठन हुआ तो पार्टी को ऐसे नेता की जरूरत थी जो निर्विवाद हो, जिसकी छवि जनता के बीच अच्छे नेता की रही हो और जो बोलने में माहिर हो। इन सभी पैमानों पर अटल बिहारी पूरी तरह खरे उतरते थे, लिहाजा वाजपेयी को बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया। वो कांग्रेस के सबसे बड़े आलोचकों में से एक थे। 1994 में कर्नाटक और 1995 में गुजरात जीतने के बाद आडवाणी ने वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। वाजपेयी 1996 से 2004 तक 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। हालांकि 1996 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, लिहाजा 13 दिनों में ही वाजपेयी की सरकार गिर गई। 1998 में दोबारा लोकसभा चुनाव हुए। पार्टी पहले से ज्यादा सीट जीतने में कामयाब रही और सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन दरमियान में ही जयललिता ने समर्थन खींच लिया और सरकार 13 महीनों में ही गिर गई। 1999 में पार्टी बहुमत के साथ फिर सत्ता में आई और वाजपेयी पूरे 5 साल प्रधानमंत्री रहे। ऐसा करने वाले वो पहले गैर कांग्रेसी नेता थे।
वाजपेयी जी के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि वो एक बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन गलत पार्टी में थे। हालांकि ये बात पूरी तरह सही नहीं है। उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन काल में कई बार ऐसे भाषण दिए जो भड़काऊ थे, भारत की सेक्युलर आत्मा के खिलाफ थे। वाजपेयी 60 के दशक में तेज तर्रार नेता हुआ करते थे और अपने भाषणों में मुसलमानों के खिलाफ तीखे बयान देते थे। उनकी तरबियत आरएसएस और आर्य समाज जैसे संगठनों में हुई थी। शुरुआत में वो उग्र राष्ट्रवादी थे, लेकिन जैसे जैसे संसदीय राजनीति में मजते गए, अपनी राष्ट्रवादी छवि को छिपाने लगे। मोदी और मौजूदा बीजेपी की तरह ही वाजपेयी ने भी अपनी सियासी जमीन मुसलमानों के खिलाफ सख्त रवैये से ही तैयार की थी। लेकिन कहीं कहीं अटल नेहरू के जेर असर उदारवादी भी थे। वो कई बार दो नाव में सवार होते नजर आए। एक तरफ वो उदारवादी थे तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुत्व के अलंबरदार भी थे। अब ये कहना मुश्किल है कि वो सिर्फ सियासी फायदे के लिए उदारवादी थे या फिर सच में उनमें उदारवाद था, क्योंकि जिस दौर में अटल अपनी सियासी जमीन तैयार कर रहे थे तब कांग्रेस का सियासी दबदबा था। आरएसएस विचारक गोविंदाचार्य ने एक बार कहा था कि वाजपेयी एक मुखौटा है जिसकी बीजेपी और आरएसएस को बहुत जरूरत थी, क्योंकि उस दौर में बीजेपी की आज की तरह स्वीकार्यता नहीं थी। कहा जाता है कि 1983 में असम के नेली के दंगों से ठीक पहले अटल ने बाहरी लोगों के बारे में बहुत भड़काऊ भाषण दिया था। इसके लिए अटल को 90 के दशक में भी लोकसभा में सियासी हमलों को झेलना पड़ा था। इससे पहले 1970 में इंदिरा ने वाजपेयी को मुसलमानों के खिलाफ तीखे बयानों को लेकर चुनौती दी थी। उस साल भिवंडी में दंगों के बाद वाजपेयी ने संसद में कहा था कि मुसलमान सांप्रदायिक होते जा रहे हैं, जिसके जवाब में हिंदू भी उग्र तरीके से जवाब दे रहे हैं। 1992 को वाजपेयी लखनऊ के अमीनाबाद में कार सेवकों से मिले थे और उत्साही भीड़ को संबोधित करते हुए कहा था कि अयोध्या में पूजा पाठ के लिए जमीन को समतल किया जाना जरूरी है। अटल के भाषण के अगले ही दिन यानी 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया। अटल 5 दिसंबर को लखनऊ में भाषण के तुरंत बाद ही लौट आए थे ताकि उनकी मध्य मार्गी छवि बची रहे। अटल जिस तरह की भीड़ में होते थे वहां वैसी ही बातें करने में उस्ताद थे। 2002 के दंगों के बाद भी अटल को अपने सहयोगी दलों की आलोचना झेलनी पड़ी थी। ये और बात है कि ऊंची जाति से ताल्लुक रखने और सभी सियासी दलों में अपने दोस्त होने के चलते बहुत तीखी आलोचना से बच गए थे। लेकिन अपने सहयोगियों को खुश करने के लिए उन्होंने मोदी को पद से हटाने का फैसला कर लिया था। लेकिन आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अन्य नेताओं ने अटल की योजना पर पानी फेर दिया। पार्टी की बैठक में जब अटल ने मोदी के समर्थन में माहौल देखा तो उन्होंने पाला बदल लिया और मुसलमानों को काफी बुरा भला कहा। आरोप लगाया कि मुसलमान अन्य समुदायों के साथ रह ही नहीं सकते। अपने इसी दोहरे चरित्र की वजह से वाजपेयी कट्टरवादी नेताओं की फहरिस्त में शामिल नहीं हुए और उन्हें जनता और साथी नेताओं का सहयोग और प्यार मिलता रहा। प्रधानमंत्री के तौर पर वाजपेयी को हमेशा भारत को नई बुलंदी पर ले जाने के लिए याद किया जाएगा। उनका सबसे अहम काम था सड़कों के माध्यम से भारत को जोड़ना। गांवों के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना लागू की, जिसके तहत गांवों को आपस में जोड़ा गया। उन्होंने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना लागू की। नदियों को जोड़ने का खाका भी तैयार किया। हर चीज के प्राइवेटाइजेशन के लिए हम आज बीजेपी की आलोचना करते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत वाजपेयी के जमाने में ही हो गई थी। 1999 में विनिवेश मंत्रालय के तौर पर एक मंत्रालय बनाया गया, जिसकी कमान अरुण शौरी के हाथ में थी, जिन्होंने बाल्को, हिंदुस्तान जिंक, HPCL और विदेश संचार निगम लिमिटेड जैसी सरकारी कंपनियों के बेचने का काम शुरू किया। वाजपेयी से पहले देश में बीमा का क्षेत्र सरकारी कंपनियों के पास था, लेकिन वाजपेयी ने इसमें विदेशी निवेश के रास्ते खोल दिए। इसकी सीमा 26% रखी गई, जिसे 2015 में मोदी सरकार ने बढ़ाकर 39% कर दिया। वाजपेयी के निजीकरण को बढ़ावा देने के फैसले से नियुक्तियों में आरक्षण की बाध्यता खत्म हो गई। वाजपेयी ने ही सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन की स्कीम को खत्म किया था। उनके इन कदमों की आज भी आलोचना होती है। वाजपेयी ने नई टेलीकॉम नीति लागू की और BSNL के एकाधिकार को
खत्म करके टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में एक तरह से क्रांति ला दी। लोगों को सस्ती दरों पर फोन कॉल्स करने का फायदा मिला और बाद में सस्ती दरों पर मोबाइल फोन भी मिलने लगे। अटल सर्व शिक्षा अभियान के जनक थे। उन्होंने 6 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की शुरुआत की, जिससे बच्चों का ड्रॉप आउट रेट काफी कम हुआ। इस योजना के प्रमोशन के लिए थीम लाइन स्कूल चले हम भी खुद उन्होंने ही लिखी थी। वाजपेयी के शासनकाल में 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया। दरअसल वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि भारत परमाणु संपन्न देश है, लेकिन इसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर डाला और वाजपेयी के फैसले की आलोचना हुई। आलोचक इस परीक्षण की जरूरत पर सवाल उठाने लगे। इस परीक्षण के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और कई पश्चिमी देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। अपने प्रधानमंत्री पद के दूसरे कार्यकाल में वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे करने की कोशिश तेज कर दी थी। 1999 में उन्होंने दिल्ली लाहौर बस सेवा भी शुरू की। पहली बस सेवा से खुद पाकिस्तान गए। यही नहीं, वो पाकिस्तान के मीनारे पाकिस्तान भी गए थे। ये वो जगह है जहां साल 1940 में पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पास हुआ था। यहाँ वाजपेयी के जाने का मतलब था भारत पाकिस्तान की संप्रभुता को स्वीकार कर रहा है, जबकि संघ पाकिस्तान के अस्तित्व को नकारता रहा था और अखंड भारत की बात करता था। लेकिन ये दोस्ती पाकिस्तान को रास नहीं आई। कारगिल में पाकिस्तानी सैनिकों ने घुसपैठ कर दी। ये पहला मौका था जब पाकिस्तान ने पहली बार भारत की सीमा में घुसकर हमला किया था। हालांकि भारत कारगिल वॉर जीत गया था, लेकिन इसके लिए वाजपेयी की सरकार को कड़ी निंदा का सामना करना पड़ा था। वाजपेयी की एक और नाकामी थी कंधार हाईजैक। पाकिस्तान के चरमपंथी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन ने IC 814 विमान का भारतीय सीमा में ही अपहरण कर लिया था और उसे कंधार ले गए थे। लोगों की रिहाई के बदले उन्होंने मौलाना मसूद अजहर, उमर सैयद शेख, मुश्ताक अहमद जरगर जैसे चरमपंथियों की रिहाई की मांग रखी। इन्हें लेकर खुद विदेश मंत्री जयवंत सिंह कंधार गए थे। कुछ कहते हैं कि अटल ने आम नागरिकों को प्राथमिकता देते हुए उन खूंखार आतंकियों को रिहा किया, जबकि रॉ के पूर्व प्रमुख AS दुल्लत का कहना था कि दिल्ली में सरकार के स्तर पर इस मामले को ठीक ढंग से हैंडल नहीं किया गया। उस वक्त नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, तब भी वाजपेयी ने रिश्ते सुधारने की कोशिश की। मुशर्रफ भारत भी आए, आगरा गए, अपनी हवेली पर भी आए, लेकिन बातचीत नाकाम रही। वाजपेयी के कार्यकाल में ही 13 दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पर हमला हुआ था। इसके बाद आंतरिक सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी और पोटा कानून बना दिया गया। ये बेहद सख्त आतंकवाद निरोधी कानून था। हालांकि इस कानून के बनने के साथ ही इसकी आलोचना भी शुरू हो गई थी। आलोचकों का कहना था कि सरकार इस कानून की आड़ में अपने विरोधियों को निशाना बना रही है। इस कानून के तहत 800 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 4000 पर मुकदमा चला, 32 संगठनों पर पाबंदी लगी। 2004 में UPA सरकार के समय ये कानून खत्म कर दिया गया। 1999 में देवगौड़ा की सरकार ने जातिवार जनगणना को मंजूरी दे दी थी, जिसके तहत 2001 में मंडल कमीशन प्रावधान लागू करने के बाद देश में पहली जनगणना होनी थी, ताकि पता चल सके कि प्रावधान ठीक तरह से लागू हो भी पा रहे हैं या नहीं। तत्कालीन रजिस्ट्रार जनरल ने भी जातिगत जनगणना की मंजूरी दे दी थी, लेकिन वाजपेयी सरकार ने इसे पलट दिया। इसके लिए समाज का बहुजन तबका आज भी वाजपेयी की आलोचना करते हैं। वाजपेयी ने ताउम्र शादी नहीं की थी, लेकिन राजकुमारी कौल से उनके प्यार के किस्से बहुत आम थे। इस प्यार को दोनों ने कोई नाम नहीं दिया था, लेकिन बहुत गहरा रिश्ता निभाया था। खुद अटल बिहारी ने कहा था कि मैंने शादी नहीं की, लेकिन ब्रह्मचारी नहीं हूँ। इन दोनों की दोस्ती कॉलेज के जमाने से थी। राजकुमारी कौल को अटल ने एक बार एक प्यार भरा खत भी लिखा था, लेकिन ये खत राजकुमारी कौल तक नहीं पहुंचा और उनकी शादी कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर ब्रिज नारायण से हो गई। हालांकि दोनों का रिश्ता उसके बाद भी चलता रहा। आगे चलकर जब अटल दिल्ली की राजनीति में बड़ा नाम हो गए, तो राजकुमारी कौल सपरिवार अटल बिहारी जी के घर में ही रहने लगी। कुछ लोगों का कहना है कि 60 के दशक में अपने पति से तलाक लेकर अटल से शादी करना चाहती थी, लेकिन संघ ने उन्हें ऐसा करने से रोका, क्योंकि इसका असर अटल के राजनीतिक जीवन पर पड़ता। राजकुमारी कौल अटल के लिए सबसे प्रिय और सब कुछ थी। वो भी अटल के साथ मरते दम तक रही। अटल ने राजकुमारी कौल की दोनों बेटियों नमिता और नम्रता को भी अडॉप्ट कर लिया था। 16 अगस्त 2018 को जब वाजपेयी का निधन हुआ, तो उन्हें मुखाग्नि भी नमिता ने ही दी थी। अटल हमेशा अटल ही रहेंगे। भारत के इतिहास में एक कामयाब और भारत को बुलंदियों तक ले जाने वाले नेता,
शानदार तकरीरों से जोश भरने वाला वक्ता और एक बड़े कवि के तौर पर अटल बिहारी को हमेशा याद रखा जाएगा।